नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज का टॉपिक एवरेज का है और प्रैक्टिस पर आधारित ये टॉपिक है। छोटी-छोटी जानकारियाँ जो इस टॉपिक से संबंधित है, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकें सवालों में। परीक्षाओं के हिसाब से सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी रिक्वायर्ड होता है, बट जैसी ज़रूरत लगती है, उस हिसाब से प्रिपरेशन की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये सच में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 सवाल और इवन कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स आए, जैसे अभी रेलवे का ही हाल में एग्ज़ाम हुआ है, तो एक-एक परीक्षा में, एक-एक पेपर में 2-2 3-3 सवाल, 4-4 सवाल भी एवरेज का पूछा गया है। कई इसके अलग-अलग भाग होते हैं, जहाँ से टॉपिक आपको कनेक्ट करता है। कुछ छोटी-छोटी जानकारियों के साथ मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ऐसे जान लीजिए कि कोई एक बड़ा कलेक्शन है, उस बड़े कलेक्शन को किसी के सामने प्रेज़ेंट करना है, उसको अपडेट करना है, उसके बारे में कुछ बताना है या कोई निर्णय लेना है, तो हमें अगर प्रत्येक मान को हम रियलाइज़ करने की स्थिति में नहीं हैं, प्रत्येक मान को दर्शाने की स्थिति में नहीं हैं, तो मुझे एक ऐसे मान की ज़रूरत होती है जो पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन करे। जैसे अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी बड़ा है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर एक बड़े खिलाड़ी थे, उनकी अगर हमें प्रतिभा के बारे में, उनके प्रदर्शन के बारे में किसी को बताना है, समझाना है, तो आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे कि वो कैसे खिलाड़ी थे? क्या उनके प्रत्येक मैच का आंकड़ा देखेंगे? जो संभव नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो ऐसे में रहता क्या है, ऐसे में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप जो है उनके रनों का औसत निकाल लें, और औसत निकालने के लिए उन्होंने जितने रन बनाए हैं, उन सभी रनों का योग और जितने मैचेस खेले हैं उस संख्या से उसको भाग कर दीजिए, तो एक ऐसा आंकड़ा आएगा जो पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन करेगा, वही औसत कहलाएगा। औसत को मैंने देखिए एक लाइन में डिफाइन किया, किसी समूह के सभी आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला एकल मान, सिंगल वैल्यू, यही आपका औसत कहलाता है। इस औसत को फार्मूले के हिसाब से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कहा जाता है। दो फार्मूले और बन जाएंगे कि अगर हमें आंकड़ों का योग करना है तो औसत गुणे संख्या कर सकते हैं, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर संख्या कभी निकालना हो तो योग बटा औसत कर सकते हैं। ये कुछ फार्मूले होते हैं जो औसत से संबंधित होते हैं, औसत को एकदम कनेक्ट करते हैं। ठीक है। मुझे थोड़ा सा औसत को लेकर के और ब्रीफ अगर करना हो, मान लीजिए कोई एक हमने टेस्ट कराया कुछ बच्चों का, उन बच्चों की स्थिति देखिएगा। ये कुछ छात्र थे, ए से लेकर बी से लेकर सी डी तक, ई थे, इनके नंबर थे जो उन्होंने किसी टेस्ट में अचीव किया था, 15 20 25 30 40। मैंने कहा कि सभी छात्रों का औसत अंक 26 है। कैसे पता चला? मैंने इनके सभी अंकों को जोड़ा, जोड़ करके संख्या से भाग किया तो 26 आया। देखिए औसत की समस्या क्या है? समस्या यह है कि सभी अंकों का औसत हमने 26 मान लिया, जबकि रियलिटी आपको पता है कि किसी भी बच्चे को 26 नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक के अंकों को 26 मानूंगा। डाउट ये बन जाता है, जिसको कम नंबर मिला उसे तो बड़ी अच्छा लगता है कि भाई हमारे लिए 26 बोला जा रहा है, लेकिन जिसे ज़्यादा नंबर मिला उसे दिक्कत होती है औसत को लेकर के। इसलिए हम समझ रहे हैं कि औसत कोई एक फिक्स, ऐसे कह देना, सही मान नहीं होता है, या अप्रॉक्सीमेटेड मान होता है, लगभग मान होता है। जो समूह को डिफाइन करता है, उस समूह को रिप्रेजेंट करता है, वही औसत कहलाता है। औसत से हमारी परीक्षा में कितने सवाल आते हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक हैं, पूर्ण हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, सम है, विषम है, जो अलग अलग तरह की संख्याएं हैं उनसे सवाल आता है। किसी समूह में किसी को शामिल कर लेने से, निकाल देने से औसत का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर सवाल पूछा जाता है। रिप्लेसमेंट, अगर हम किसी समूह में किसी को शामिल करें, उसकी जगह से किसी को हटा दें तो इसी को रिप्लेसमेंट कहा जाता है, उस पर सवाल बनता है। गलती पर आधारित सवाल आता है, जैसे कि हम कोई आंकड़े हमें लिखने को दे दो, हमने किसी आंकड़े को 93 की बजाय 39 लिख दिया, 72 की बजाय 27 लिख दिया, तो हम ऐसे सवालों को फेस करते हैं। छूटे पद तथा दोहराए पद, जैसे हम कोई समूह के सभी आंकड़ों का औसत निकाल दें और उसमें से अलग अलग पार्ट में हम औसत निकालें, तो कोई पद छूट जाए या कोई पद हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो उस पर सवाल बनता है। एलिगेशन पर सवाल बनता है, क्रिकेट पर सवाल बनता है, हर तरह के सवाल बनते हैं। तो एक डिस्कशन के हिसाब से जो हम लोग की प्लानिंग है, उसके आधार पर हम सवालों पर चलेंगे। सवाल को पहले बहुत अच्छे से देख लेते हैं, सवालों से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, टॉपिक की समझ में आ जाती है, टॉपिक क्या है, कैसे क्लियर कर जाते हैं। इन सब पर हम बात करते हुए सीधा आपको लेकर चलते हैं सवालों पर। आइए मेरे साथ सवालों पर चलिए। सवालों को देखिए, कैसे कैसे सवाल आपको परीक्षा में फेस करने को मिल सकते हैं, जो मिल रहे हैं, रियली मिल रहे हैं, उन्हीं सवालों पर हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे इसने कहा 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे बीच की बोला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 104 है, ठीक है, और इसके बाद अगला क्या होगा, 106 होगा, 108 होगा, इसी प्रकार से ऐसे बढ़ते चले गए और फाइनली हमारे पास 148 है। ठीक है,
तो ए अगर कहता कि 104 से 148 तक, तो दैट टाइम 104 को भी इंक्लूड किया जाता, 148 को भी इंक्लूड किया जाता। बट इसने कहा 104 और 148 के बीच, मतलब यहां से यहां तक की संख्याओं का उपयोग करना है। वो भी कौन सी संख्याएं? सम। सम संख्या ऐसी होती हैं जो दो से कटती हैं, जो दो से डिविजिबल है, वही संख्या सम है। प्रत्येक सम संख्याओं में दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है। आप देख रहे हैं कि 148 से पहले 146 होगा। मैं आप सबसे कहूंगा नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको संख्या समूह दी गई है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर कोई संख्या समूह है और वो भी कैसा है? क्रमिक है। क्रमिक का मतलब होता है पदों का अंतर समान है, ठीक है। पदों का अंतर समान है, चाहे एक का अंतर हो, चाहे दो का अंतर हो, चाहे तीन का अंतर हो, चाहे हजार का अंतर हो। ऐसे में जो औसत होता है, ठीक है, ऐसे में जो औसत होता है वो क्या होता है पता है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे दो। पहली संख्या प्लस दूसरी सॉरी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे दो, ठीक। बीच का मान हो जाता है बटे दो। ये फॉलो कर लीजिए, आपको औसत मिल जाएगा। अब आप देखिए इसमें पहली संख्या 106 है, ठीक, क्योंकि सब में दो दो का अंतर है। 106 कर दीजिए प्लस आपका 146 यहाँ पर है, बटा आप 2 कर दीजिए, ठीक है। पहली संख्या 106 है, अंतिम संख्या 146 है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें, 6 6 12, 4 1 5 और 2 हो गया, 252 हो गया। बटा 2 करिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 छंगे 12। इस हिसाब से 126 आ रहा है, जो आपके लिए डी विकल्प में राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग गलती से 104 और 148 के बीच करने लगेंगे। 148 से 104 के बीच लेना था, अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लेते तब गलत आंसर आ जाता। तो राइट सोल्यूशन इसका डी विकल्प है, 126 आप लोग लगा सकते हैं सही आंसर। जब भी कोई ऐसा समूह हो जिसमें पदों का अंतर समान हो, जैसे इसमें दो दो का अंतर है, चार चार का अंतर हो, हजार का अंतर हो, जितने का भी अंतर हो, उससे मतलब नहीं है। पदों का अंतर अगर समान है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करा जाता है। इसको ऐसे ही कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। इससे हम आराम से चीजों को आगे भी बेहतर कर सकेंगे। इस सवाल का आंसर आपके सामने आ चुका है। अगला देखिए सेकंड क्या कहता है? 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। लगातार का मतलब क्रमिक, ठीक है, क्रमिक है, एक एक का अंतर है। जैसे लगातार का सेंस यही होता है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, ये जो 7 लगातार संख्याएं, इसका सेंस समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 7 लगातार संख्याएं, अगर आप इसका कोई मेथड नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच ये होगा कि पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n+1 है, ठीक है, अगली n+2 है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 तो हो ही गई है, लिखने को लिख डालिए, समझ लीजिए सभी लोग। n+3 हो जाएगा, अगला n+4 हो जाएगा, अगला n+5 हो जाएगा। कितनी हो गई? 3 3 6, अगला n+6 हो जाएगा। टोटल संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक, क्योंकि सब में एक एक का गैप होना चाहिए। यहां पर इसने लिखा है औसत, क्या लिखा है? औसत। औसत, और ये औसत कितना है? 20 है। और संख्या बताएं कितनी है? संख्या है टोटल 7। इस समय अगर हम कह दें योग क्या होगा, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा। औसत गुणे संख्या होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20 गुणे 7, अर्थात अगर टोटल जोड़ देखिए तो 140 है। आप इन सभी को जोड़कर 140 से कंपेयर कर दीजिए, यन का मान पता चल जाएगा। यन में 6 जोड़ देंगे तो हमें वह पता चल जाएगा कि अंतिम संख्या सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि उसने पूछा था, पता चल जाएगा। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है और हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। बट कुछ बातें हम जान लें कि जब कभी भी हमारे पास क्रमिक संख्याएं हों, ठीक है, क्रमिक हों संख्याएं, लगातार संख्याएं हों, ऐसी कभी कोई स्थिति आए और उन संख्याओं की जो काउंटिंग है वो विषम है, विषम मतलब जैसे 7 है, तो जो औसत होगा ना, औसत, तो औसत वो हमेशा बीच का मान होगा। क्या होगा भैया? बीच का मान होगा। जो सबसे बीच में होगा औसत होगा। जैसे अगर बीच की बात करें तो यही हमारा औसत है। अगर इस समूह की बात करें तो यही हमारा औसत है। हमें कुछ ना करते, हम इसी को सीधा लिख देते, n+3 बराबर कितना लिख देते पता है? 20। n का मान अपने आप 17 आ जाता यहां से, ठीक। और मान लो चलो ठीक है, नहीं समझ में आता है, तो हमें समझ रहे हैं कि हमारा जो औसत है, ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर आपसे कह रहा है कि औसत अगर हमको कैलकुलेट करना है
तो अभी फिलहाल ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे दिमाग से मत रखिए। मैंने कहा बीच का मान आपका एवरेज होगा, तो बीच का मान इसके हिसाब से, या जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा मान क्या है पता है, देखिए जैसे हम उस हिसाब से जाएंगे। भाई एन का अगर ऐसे कैलकुलेट करते तो आप सोचो n+3 बराबर कितना लिख देते, n+3 बराबर 20 कर देते, तो n बराबर कितना हो जाता, 17 हो जाता। सबसे बड़ा मान कितना होगा बताएं, 17 + 6 बराबर 23 नहीं हो जाता, तो 23 लिख सकते थे, ऐसा तो हो जाता। मैं कह रहा हूं कि अगर n विषम है तो औसत बीच का मान है। अब आप कहोगे सर इसके लिए तो इतना लिखना ही पड़ा, फिर हमें फायदा क्या हुआ। मैं बता रहा हूं उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बीच का मान अगर पता करना है तो देखिए कितना है n+1 अपान टूथ मान, मतलब जो n+1 अपान टूथ मान होगा वही आपका बीच का मान होगा। तो 7 अगर संख्या है तो 7 + 1 8/2, मतलब चौथा मान जो होगा वही आपका औसत होगा। चौथा मान मतलब यहाँ पर 20 है, इसके इधर पहले 3 मान रहे होंगे, इसके इधर बाद 3 मान रहे होंगे ना। भाई चौथे मान को हम एवरेज मान रहे हैं, औसत है, तो इसके पहले 3 लोग थे और इसके बाद भी 3 लोग थे, क्योंकि हमसे तो बड़ा पूछा है और हमसे छोटा भी तो पूछ सकता था। अगर बड़ा पूछा है तो सब में एक एक जोड़िए, 21 22 23, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 23। इसका राइट सोल्यूशन कितना हो गया बी, 23 इसके लिए करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं। अगर छोटा पूछा होता तो, छोटा पूछता तो 20 से इधर बढ़ तो 19 18 17, इस हिसाब से कुछ भी कैलकुलेट करना आसान है। ऐसे जाने से टाइम टेकन है, लंबा है, बट इस तरह से करने से चीज आसान है। बट ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आपको फेस करने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 9 के प्रथम 30 गुणकों, गुणांकों मतलब होता है मल्टीपल्स, जो पहाड़े में आते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल्स की बात करें तो ये भी क्रमिक हैं, ये भी क्रमिक हैं। भले ही 9 का पहाड़ा है तो 9 के डिफरेंस में, 9 के एडिशंस में होंगे, पहला 9 होगा, फिर अगला 18 होगा, फिर 27 होगा, फिर ऐसे बढ़ते चले गए, इस हिसाब से होता गया। तो हमारा 9 का प्रथम गुणक तो 9 ही हो गया, पहला 9 1 के 9। तीसवां गुणक 9 × 27 अर्थात 270 हो गया। पहला गुणक तो 9 है और अंतिम गुणक कितना है 270 है। ये पहली संख्या है, ठीक है, और ये लास्ट संख्या है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये क्या है लास्ट है। अब ऐसे में भी आपको पता है कि क्रमिक तो है ही है, अंतर समान है। तो औसत अगर करना है, औसत करना है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा आप 2 कर दें, तो इससे 279 तो हो ही गया है, बटा आप 2 कर दीजिए। 2 1 के 2 होता, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, 139.5 हो जाएगा, जो आपको देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है जो कि 139.5 है। रियल सोल्यूशन है 139.5, आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, तीसरा डन होता है। चौथे पर आइए, पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है जो 3 के गुणक हैं। बात वही है जैसे भी 9 के गुणकों की बात किया था, क्योंकि 3 के गुणक कह रहा है, इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 3 के प्रथम 6 गुणकों का, गुणकों मतलब मल्टीपल्स का औसत क्या होगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर जैसे पहला कितना है 3 है, और जैसे छठवां कितना है 3 छंगे 18 है, 3 छंगे 18 है, ये 3 है और ये क्या है 18 है, ठीक है। ये पहली संख्या है, ये अंतिम संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या है, ये अंतिम संख्या है, और इसका औसत आप कर सकते हैं। औसत कितना पता है, औसत बराबर पहली संख्या 3 + 18 बटा 2, 3 18 कितना होता है 21 बटा 2 करिए, 10.5 हो जाएगा। इसका एवरेज जो होगा वो 10.5, देखिए पहले विकल्प में आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 10.5 है। आप सभी लोग चौथे सवाल को नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर बन रहा है। क्लियर हो गई बात है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगातार 3 सम संख्याओं का, पढ़िए सवाल शानदार है। लगातार 3, लगातार मतलब क्रम से आने वाली 3 सम संख्याओं का औसत यस है, ए है। यदि अगले 5 सम संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए, अगले 5 सम संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए, तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसको अगर जैसे समझना है ना, तो बहुत इधर उधर में ना फंस करके कुछ ऐसे सोचिए, जैसे कहीं से भी 3 संख्याएं उठाइए जो सम है, 2 है 4 है 6 है, 3 संख्याएं ले लिए, कहीं से ले सकते हैं आप। तो अब आप सोचो इसका एवरेज क्या है, यही बीच वाला है ना। कह रहा अगली 5 और जोड़ दीजिए, 5 और जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8 10 12, ठीक है, 12 और 14 16, ये पहुंच गए। तो टोटल अब कितनी संख्या हो गई 8 हो गई।
8 हो गई। अगर यह मान a था, अब सोचो अगर टोटल संख्या हमारे पास 8 है, इनका एवरेज करना है, तो इनके एवरेज में 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, यही 2 बची हमारे पास। तो इनका मान कितना हो जाएगा बताओ? 8, 10, 18 बटा 2। दरअसल ये क्या होगा पता है कि 2 संख्याएं बीच में रह गई हैं, इस हिसाब से 18 तो 9 हो गया। 9 की बात करें, 4 में कितना जोड़ने से 9 आया है? बोलिए, 5 जोड़ने से 9 आया है। इसका मतलब a प्लस आपका 5 हो जाएगा। इसका कहना है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं थी जो सम थी, उनका एवरेज a था, अगर अगली 5 संख्याएं और सम जोड़ दी जाएंगी तो औसत में भी आपको 5 का ही इंक्रीज देखने को मिलेगा। a प्लस 5 मैंने ऐसे प्रूव करके भी दिखा दिया। आप कहीं से भी ऐसी स्थिति देख सकते हैं, आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा। a प्लस 5 इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन बनेगा। 5वां सवाल आपका डन होता है, सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आइए। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बता दो कितना है। आइए मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। लगातार का मतलब क्रम से आने वाली 6 सम संख्याएं हैं। हाँ, हमारे पास 6 सम संख्याएं हैं, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या है जिनका औसत कितना दे रखा है? औसत इसका दे रखा है 25, औसत 25 दे रखा है। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, औसत इसका 25 है। कुछ समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करते हैं कभी भी ऐसी संख्याएं जो कि क्रमिक होती हैं, इनका जो औसत होता है, सबको पता है कि औसत बराबर, मैंने अभी पीछे बताया कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या a प्लस एल डिवाइड बाई 2 होता है। a प्लस एल डिवाइड बाई क्या होता है? 2 होता है। तो हम लोगों को जैसे यहाँ पर क्या बोला है कि a प्लस एल बराबर अगर कितना होगा, जैसे औसत आपको 25 दिया है, तो एक प्रकार से पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का जोड़ आपको 50 दिया है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि पहली संख्या मतलब एक प्रकार से सबसे छोटी होगी और अंतिम संख्या सबसे बड़ी होगी, उसका अंतर, क्योंकि हमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का हमें योग दे रखा है, अंतर पूछ रहा है। अब एक डाउट ऐसे भी है कि जैसे अगर आप ये सोच लें कि हमारे पास 6 सम संख्याएं हैं, ये देखिए ये पोजीशंस है, हम इस पोजीशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। ये 6 सम संख्याएं हैं। आप सोचो तो इसने क्या दिया है? इन दोनों को, जैसे यहाँ पर जब कभी भी 6 सम संख्याओं का एवरेज होता है, तो जो बीच के दो लोग होते हैं, बीच के दो लोग, उनका एवरेज है दरअसल ये जो मान है जो 25 है, ये यहाँ पर इन दोनों के योग का आधा है। मतलब अगर देखा जाए इन दोनों के योग का आधा है। ऐसे हम कह सकते हैं क्या कि जो एवरेज है, जैसे हमने कहा कि एवरेज हमारा कितना है? 25 है। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और एवरेज क्या होगा? इन दोनों के योग का आधा होगा, जो बीच में होंगी। ठीक है, जो बीच में होगी। इसने हमसे यही बोला है कि पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का अंतर बता दो कितना होगा। ठीक है, अब आप जैसे अगर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भाई ये तो कंफर्म हो गया कि इसका प्लस इसका जोड़ 50 रहा होगा, जैसे यहां पर बात की गई। हमने देखा कि पहली और अंतिम संख्या का भी जोड़ 50 रहा होगा, पहली और अंतिम संख्या का भी जोड़ 50 था। भाई देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से जैसे अगर हम प्रत्येक स्थिति में जाएं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले इसका जोड़ 50 है, तो इसका जोड़ भी 50 रहा होगा, इसका भी जोड़ 50 रहा होगा। मतलब प्रत्येक सिचुएशन में हमारे सामने 50-50 का जोड़ आपको देखने को मिल रहा है। अब अंतर को नोटिस कर लो कि अंतर कैसे निर्धारित होगा, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई इनके बीच अंतर 2 का होगा, इनके बीच अंतर 4 का होगा, और इनके बीच अंतर देखिए कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए अगर सम संख्याएं हम लिख रहे हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, 12 है, क्योंकि 6 सम संख्याएं हो गई। तो हमारे पास जैसे देखिए इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 6 है, और इसका अंतर आप देखोगे 10 का है। तो यहाँ पर हर स्थिति में अंतर आपको 10 का मिलेगा। कुछ इसमें करने की ऐसी नीड ही नहीं है, कुछ हो ना हो, हर सिचुएशन में आपको 10-10 का ही अंतर देखने को मिलेगा, जो बी विकल्प में आपके सामने है। तो आप छठे सवाल का बी विकल्प 10 का अंतर नोट कर सकते हैं राइट सोल्यूशन के तौर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है? मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कभी विषम संख्या की बात आए, विषम संख्या की, हालांकि इसको भी बहुत आसानी से आप वर्बल बता सकते हैं। वर्बल कैसे? कि पहली विषम संख्या 1 है,
अगला 3 होगा, अगला 5 होगा, अंतिम 100 है। 100 नहीं है, इसके पहले एक 99 होगा, ठीक है, 99 होगा। 100 तक बोला था, इसने भी तो कहा था 100 तक। तो 100 तक के लिए मतलब हम टोटल हमारे पास कितनी विषम संख्याओं की बात कर रहा है? जैसे 100 तक विषम संख्या है तो टोटल अपने पास विषम संख्याएं कितनी हो गई? आपको क्या करना चाहिए? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा कितना करना चाहिए? 2। अब अगर ए थोड़ा सा जैसे अलग सिचुएशन हो गई, या जैसे देखिए हमसे या तो कहता कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 1 से लेकर 100 तक का मतलब एक तरह से 100 तक, तो इनको हम जोड़ लें, 99 एक 100 हो गया, बटा अगर हम 2 कर दें तो वैल्यू आपकी 50 आ गई। देखिए ये एक अलग बात हो गई, एक अलग बात हो गई जिसको हम आपके सामने प्रेजेंट करें, और 50 इसका आंसर हो भी जाएगा। एक जैसे आपसे ये कह सकता था सवाल में कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे अगर आपसे ये कह देता अभी की स्थिति में पहली विषम संख्या 1 है, अंतिम विषम संख्या 99 है, तो 99 प्लस 1 100 बटा 2 करने पर 50 आएगा, ठीक है, 50 इसका आंसर होगा। बट जैसे अगर आपसे कहता कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 100 में 99 पे रुकता ही नहीं, उसके आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हम लोग, तो उस समय की स्थिति कुछ और हो जाती। जैसे अगर मैं आपको इसके एक सिस्टम बताता हूं, जैसे अगर लिखा होता संख्या और लिखा होता औसत, ध्यान से देखना मेरी बातों को, ठीक है, लिखा होता संख्या, लिखा होता औसत। औसत बराबर सबको पता है योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। अगर मैं एक विषम संख्या लूं तो पहली विषम संख्या एक ही है, वही उसका औसत है। अगर दो विषम संख्या लूं तो 1 और 3 मिलकर 4 होता है, 4 बटे 2 करिए 2 आएगा। 3 विषम संख्या लूं तो 3 आएगा। ऐसे अगर n विषम संख्या लूं तो उसका औसत n ही रह जाएगा। अगर सवाल ए होता कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका औसत 100 ही आता, लेकिन उसने लिखा 100 तक, मतलब जो नंबर की काउंटिंग हो रही उसमें 100 तक जितनी विषम संख्याएं आती उनका औसत क्या होगा, तो उनका औसत 50 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि पहला तो नंबर आपका एक ही है, अंतिम नंबर जो विषम है वो 50 है, तो 50 से 100 बटे आप 2 कर दीजिए, 50 सॉरी 99 एक आपका, देखिए पहला विषम 1 है, अंतिम विषम 99 है 100 के पहले, तो दोनों को जोड़कर पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दें तो एवरेज आपको मिल जाएगा 50, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है? पहली 10, अब देखिए अलग स्थिति है, पहली 10 सम संख्या कह रहा है, इसको थोड़ा ऐसे समझिए। अब ऐसे कोई कह दे बता दे तो गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे लिखिए संख्या और ऐसे लिखिए औसत। आप सबको पता है कि सम संख्या की काउंटिंग कहां से होती है? सम संख्या की काउंटिंग होती है 2 से। पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे बढ़ते जाएं तो एक समय आएगा कि 10वीं विषम संख्या आएगी। मैं इसका एक फार्मूला आपको बता देता हूं, इसका भी फार्मूला आप लिख लेना यहाँ पे कहीं, ये लिख लीजिएगा। दरअसल जो सवाल था इस फार्मूले पर नहीं था, इसलिए यहाँ लिखना सही नहीं था। फिर भी जैसे मैंने एक कंडीशन आपको बता दी कि हम लिख देते अगर प्रथम की बात आता n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा पता है? सिंपली n होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं के लिए रूल में समझाता हूं, देखिए क्या होगा। जैसे एक संख्या 1 है, इसका औसत भाई बताओ 2 बटा 1 2 ही होगा। दो संख्याओं का औसत 2 4 6 बटे 2 3 हो जाएगा। तीन संख्याओं का औसत 2 4 6 6 12 बटे 2 4 हो जाएगा। ऐसे अगर n सम संख्याओं का औसत हम सोचेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक रूल आपको नोट करना चाहिए अपनी कॉपी में, क्या लिख लीजिएगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत ये हो जाएगा n प्लस 1, सीधा सीधा। अगर उसने 10 संख्या कहा है तो उसका एवरेज 10 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 11 लिखना पड़ेगा आपको। डी विकल्प 11 राइट सोल्यूशन होगा, आप लोग लगा सकते हैं। अगर उसने प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कहा है तो आपको 11 लिखना पड़ेगा, डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 ऐसे संख्या n है। इसका भी एक रूल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख देता हूं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं
संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 हो जाता है। n+1/2। 40 संख्या बोला है तो लिखिए 40 + 1/2, 41/2 20.5 है। 20.5 बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। 20.5 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग 9वें सवाल को करेक्ट करिए। 20.5 इस सवाल का सही हल बन जाएगा। ठीक है, यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसने कहा कि पहली 5 भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वह भाज्य है, तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर मतलब दोनों के औसतों का अंतर पूछ रहा है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें, देखिए इनकी कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती है। जैसे आप सबसे पहला भाज्य किसको मानते हैं? सबसे पहला भाज्य मैं 4 को मानता हूं। ठीक है, 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है, तो पहला भाज्य 4 हो गया। 4 के बाद आएगा 6, 5 क्योंकि अभाज्य होता है, 7 भी अभाज्य होता है, 8 आएगा, 9 आएगा। ध्यान दीजिए 9 को इग्नोर नहीं करिएगा क्योंकि 9 भले विषम है लेकिन भाज्य है, 10 आएगा। ये हमारे पहले 5 भाज्य नंबर हो गए। अब इनका मुझे अगर औसत करना है, इनका अगर औसत करना है तो इनको जोड़कर संख्या से भाग करिए। 10 9 19, 19 8 27, 6 33, 33 4 37, 37/5 कर दें तो इनका माध्य हो जाएगा। ऐसे रहने देते हैं, 37/5 ही रहने देते हैं। ठीक है, 37/5 ऐसे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरा बात है अभाज्य। दरअसल दोनों की संख्या नीचे बराबर रहेगी ना, इसलिए टेंशन नहीं। अभाज्य संख्या में सबसे पहले आया 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। इनका अगर औसत करना है तो औसत में योग बटा संख्या, तो फिलहाल योग कर लें क्योंकि संख्या दोनों में सेम है तो अंतर निकालना आसान हो जाएगा। 3 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 11 28 होता है। 28/5 हो गया। तो दोनों के औसतों का अंतर पूछ रहा है, तो आपके पास है 37/5, 37/5 माइनस 28/5। 5 दोनों के नीचे है, 37 और 28 का डिफरेंस 28 9 37, 9/5 1.4 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना, 1 पॉइंट कितना आना चाहिए, 5 1 के 5, 5 8 40, 4 नहीं होगा, 1.8 होगा। 1.8 डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर है 1.8 करेक्ट आंसर बनेगा। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग प्लीज नोट करिएगा। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे पास 5 तो भाज्य थी और 5 ही क्या थी बताएं, भाज्य थी। इनके औसतों अर्थात माध्य का अंतर हमसे पूछ रहा था। तो इनका योग बटा संख्या, इनका योग बटे संख्या, दोनों का डिफरेंस करिए, 1.8 इसका राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तो 10वां सवाल आपका डन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा फार्मूले बेस। 5 लड़के हैं जिनका वजन 22.45, 24.15, 24.72, 28.53 और 25.15 दर्ज किया गया है। ये 5 ऐसे बच्चे थे जिनका वजन है। सभी 5 लड़कों का औसत वजन, मतलब सिंपल बात है, योग बटा संख्या, लेकिन जितनी सिंपल है उतना ही कैलकुलेशन गणना टफ है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा आप सभी लोगों को। तो सभी 5 की आयु को जोड़ना पड़ेगा और इसी में हमें सावधानी बरतनी है। 22.45 है, 24.15 है, ठीक है, 24.72 है और 28.53 है और फाइनली 25.15 है। डिवाइड बाई कितने हैं, 5 है। अब आपको इसको प्रॉपर जोड़ना है, जोड़ने में कोई गलती मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं जोड़ूंगा तो मैं पूर्णांक को पहले जोड़ लेता हूं। कैसे जोड़ता हूं ध्यान से देखिएगा। मैं डेसिमल को भी छोड़ रखा हूं, डेसिमल के साइड छोड़ करके पूर्णांक जोड़ रहा हूं। कहीं गलती हो तो बताना, आप लोग भी जोड़ने की कोशिश करिए मेरे साथ। 20 20 40, 20 60, 20 80, 20 100, मेरा 100 हो गया। ध्यान देना, 2 4 6 ऐसे जोड़ रहा हूं पूर्णांक को, 2 4 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 और जोड़ दिया मैंने इसमें, प्लस अब डेसिमल की तरफ जाएं तो डेसिमल देखिए कैसे जुड़ेगा। डेसिमल जोड़ता हूं, 40 10 50,
50 70 120, 120 50 170, 170 10 180, 180 है। इसके अलावा 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 5 20 है। 20 मतलब 2, तो 2 में 2 स्थान पे दशमलव लगेगा तो केवल 2 आ जाएगा। जैसे अगर हम 20 कर देते हैं तो 20 का मतलब 200 हो गया, और 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, इतना हो गया, बटा आपका होगा 5, तो ये हो जाएगा 125 बटा 5। तो सिंपली इसका जो एवरेज आएगा वो 25 आ जाएगा। 25 देखिए आपके सामने राइट सोल्यूशन है, डी विकल्प है। जोड़ने में सावधानी बरतिए और सही करिए, गलत नहीं होगा। ठीक, 11वां डन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 बच्चे हैं, उन सभी को माना गया कि सबको, प्रत्येक को 55 55 55 मिला है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 जो ज्यादा जो नंबर पाए हैं, वो 3 का औसत 65 है। अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है? बहुत ही आराम से देखिए, हम आपको समझाते हैं, बहुत डिटेल से समझाते हैं, बहुत ट्रिक अभी नहीं बताएंगे। संख्या लिखिए, औसत लिखिए, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आसानी से आपका सोल्यूशन आ जाए। 3 ही चीज का रिलेशन आपको इसमें सब साल करा देगा, संख्या, औसत और योग। अगर इन 3 को आप कनेक्ट समझते हैं, मैं ट्रिकी भी समझा सकता हूं, लेकिन देखिए कैसे करा जाएगा। 5 तो बच्चे थे जिनका एवरेज 55 था, ठीक है। इनमें से जो ज्यादा नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं जिनका औसत 65 है, तो जो कम नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं उनका एवरेज क्या होगा, यही सवाल है। आइए, अगर हम एकदम ट्रेडिशनल करें तो कैसे करेंगे? योग बराबर सबको पता है कि औसत गुणे संख्या होता है ना। आंकड़े भी इतने बड़े नहीं है कि हमको करने में दिक्कत आएगी, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 55 गुणे 5 तो इतना तो आता ही है, 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27। उन सभी 5 बच्चों का जो कुल योग है अंकों का, वो 275 है। जो 3 ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे थे, 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 19 था। जो 2 कम नंबर पाने वाले बच्चे थे, इसका डिफरेंस कर दे, 0 हो गया, 17 से 9 8 होता है 80, बटा आप 2 करें तो इन सभी को 40 40 नंबर मिला होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको यहीं और समझा देता हूं। यहां लिखिएगा संख्या और यहां लिखिएगा औसत, ठीक है। संख्या लिखिए और औसत लिखिए। यहां पर हम संख्या में कहेंगे कि 5 बच्चे थे जिनका औसत कितना था, 55 था। 5 बच्चे थे जिनका औसत 55 था। इनमें से ही 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका औसत कितना है बताएं, जिनका औसत 65 है। 2 जो बच्चे बचे हैं, इन्हीं का हमें मान निकालना है, इन्हीं का औसत कैलकुलेट करना है। आइए मैं समझ, ये एक्चुअल संख्या थी, एक्चुअल औसत था। ये उसमें से 3 संख्या जिसका औसत, 2 संख्या जिसका औसत है। आप सोचो कैसे किया गया है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। इन 3 का जो औसत है, इन जो 3 का औसत है, अब आपसे जैसे कहा जाए, देखिए क्या डिफरेंस है आप बताएं। 10 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक्चुअल 10 ज्यादा है इससे। तो आप एक काम कर सकते थे ना, जैसे अगर हम सोचें तो हम दिमाग लगा सकते हैं, बट हमें लगता है जैसे अब 10 इसका ज्यादा है, तो 10 अगर इसमें से हम घटाते हैं, जैसे यहां से कितना कर दे, 3 पचे 15, अगर हम 15 घटा देते हैं, 3 पचे 15, तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, बट ऐसे भी अपने पास बहुत ही आसान स्थिति में आने वाला सवाल है, बहुत ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, 20 है। 3 के प्राप्तांकों का औसत एकदम सेम उसी पर सवाल है, तो ये आपका होमवर्क होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक जैसे हम 3 सवाल, एक सवाल कर लिए, तो कोशिश करो ज़्यादा दूसरा करो, जिससे कि वो आपका कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और आपको एकदम रिवीजन भी हो जाए। PQR का औसत वजन 51 किलोग्राम है। 3 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक P है, दूसरा Q, तीसरा R, जिनका औसत वजन 51 किलोग्राम है। कह रहा P तथा Q का औसत वजन 45 किलोग्राम, उसमें 2 व्यक्ति P और Q का 45 है। Q तथा R का औसत वजन 46 है, ठीक है। तो Q का वजन बताओ कितना होगा। बढ़िया है, देखिए हमारे पास, आप सबको पता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा संख्या, असंख्या क्या, हमको सीधा सीधा अगर उन तीनों का योग ज्ञात करना हो, PQR का, योग कितना हो जाएगा, 51 गुणे 3, 3 1 3, 3 पचे 15, 153, ठीक है। उनमें से 2 P प्लस Q, इनका औसत वजन 45 है, तो 45 गुणे आप 2 कर दें, 90 होगा। Q तथा R, अगले जो Q तथा R हैं,
इनका औसत वजन 46 है, तो 46 गुणे 2 कर दें तो ये 92 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को, तो P एक बार है, Q लेकिन 2 बार है, Q प्लस Q है प्लस R है, बराबर, समझ रहे ना, Q 2 बार था, R एक बार था, जोड़िए 90 90 180 182 हो गया। आपको बता दूं कि अगर मैं P लिखूं, Q लिखूं, R लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं P प्लस Q प्लस R प्लस Q, Q अलग कर लीजिए एक बार, बराबर कितना है बताएं, 182 है, जिसमें इस P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 153 है, प्लस Q है, बराबर 182 है। तो Q का मान आप खुद बताएं, ये घटेगा जाकर 182 माइनस 153, तो 12 से 3 9 होता है, 7 से 5 2 होता है, 29 हो जाएगी। 29 पहला विकल्प होगा जो Q की वैल्यू होगी, 29 होगा, करेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं Q का मान 29 है, जो कि आपको पहले विकल्प में राइट सोल्यूशन दिया गया है। सभी लोग इसको उतारें, कंफर्म करें, बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यस, नेक्स्ट आइए, 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। ये आपका मिसिंग नंबर बेस्ड है, ओवरलैपिंग नंबर बेस्ड है, मैं आपको समझाता हूं। इसको भी वैसे सोचिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें फंसा देता है, संख्या लिखता हूं, औसत लिखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे कहां फंसते हैं और कैसे कितनी जल्दी हमको इसको करना चाहिए। ये 29 संख्या थी, औसत 38 था, ठीक है। इन्हीं 29 में से, जैसे 29 लोग खड़े थे अगर एक ग्रुप में, एक सीक्वेंस में, तो जिनका एवरेज क्या था, 38 था। उनमें से जो पहले 19 लोग थे, इनका एवरेज क्या है, 34 है, ठीक है। अंतिम के जो 9 लोग हैं, अंतिम के 9, तो इनका जो एवरेज क्या है, 9 है, 9 नहीं 48 है। अब आप खुद एक बात सोच के बताओ, क्या 19 9 28 होता है, अर्थात टोटल लोग तो 29 हैं, इसका मतलब एक लोग छूटे हुए हैं इसमें, यही हमसे पूछा होगा, क्योंकि 19 के बाद अंतिम 9 तो 20वां पूछा होगा। ये देखो 20वां हमसे पूछा है कि 20वीं संख्या क्या होगी, यही हमसे पूछा होगा। अब अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस से जाते हैं योग करने, तो करने को तो कर सकते हैं, थोड़ा रफ पे जाना पड़ेगा, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, इनको जोड़कर इसके जोड़ से घटाना था तो आंसर आ जाएगा, बट वही है कि टाइम टेकन होगा। मैं इसका एक तरीका आपको ऐसे ही समझा देता हूं, बिना योग निकाले। आप योग निकालने वाला प्रोसेस तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी हो ही जाएगी। संख्या गुणे औसत कर दो, योग आ जाएगा, संख्या गुणे औसत संख्या। इस योग को देखिए कि इसमें एक लोग का मिसिंग है, उधर ज्यादा होगा इधर कम होगा, जो डिफरेंस आएगा वही आंसर होगा। मैं इसका तरीका बताता हूं, सुनिए ध्यान से। ये मिसिंग कॉन्सेप्ट पर सवाल है कि एक नंबर हमारा एक पद छूटा है, उसी को फाइंड करने जा रहा हूं। सुनिए, कहा है कि हमारा एक्चुअल नंबर 29 है और एक्चुअल संख्या 28 है, ठीक है। हमारी ये जो संख्या है, हमारी ये जो संख्या है 19, इसका एवरेज कितना है, 34, कितना कम है, 4 कम है। ये जो संख्या है 9, इसका औसत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। आप लिख दो 19 गुणे 4 तो 76 होगा, -76, 9 दहम में 90 होगा। डिफरेंस देखिए, 10 से 6 4 होता, 8 से 7 14 हो गया प्लस में। अगर 14 प्लस में है तो आपको उस संख्या को जो 20वीं है अगर निकालना है, तो यहां पर प्लस है तो घटेगा, ठीक है। अगर यही चीज माइनस होता तो जुड़ता, और यही चीज अगर ए ओवरलैप्ड होता, जैसे 19 और 10 होता, या 11 होता, सॉरी 19 होता और 11 होता, तो 30 हो जाता, तो प्लस पर प्लस ही होता, माइनस पर माइनस ही होता। तो आपको क्या करना है, घटा देना है, तो ये आ जाएगा 24। तो 24 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको सी विकल्प में दिया है। करेक्ट आंसर है। 15वां आपका डन होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर करते चलिएगा, स्पष्ट करते चलिएगा। क्लियर होगी बातें, एक थोड़ा सा थॉट हमारे अंदर बन ही गया है। कुछ सवाल मैं ऐसे जनरली होमवर्क में आपको दे देता हूं, आप लोग खुद से कोशिश करिए, सीट डलवा देता हूं। जैसे देखिए ये है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं फिलहाल प्रैक्टिस सीट में लेकर के और भी सवाल करवा दूंगा, तो आप इतना जरूर हल करिए जितना मैंने आज आपको दिया है। ये आपको होमवर्क में करके देना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर हो गई बातें, तो इसको पूरा डन करिए, कंप्लीट करिए। मैंने जैसे आप लोगों से कहा था, ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि हम इसको पूरा कराएंगे, उसी कराने के ही पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं और वैसे ही हम लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो आज का इसका पूरा सेशन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। एक बात और दिमाग में रखिए,
कि कल जब हम सेशन कर रहे थे तो अब आपको किसी को लग रहा हो कि पूरा टॉपिक हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं ना। अभी तो टॉपिक की शुरुआत होगी, अभी तो टॉपिक की शुरुआत होगी। एक एक चीज को बेसिक से बताया जाएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं वो एक एक चीज को बेसिक से बताया जाएगा और हर चीज डिफाइन किया जाएगा। ये तो मैंने अवेयरनेस पर्पज से इसको दिया है कि कुछ तो आइडिया रहे आपके अंदर ना, कुछ तो समझ में आए चीजें, इसी वजह से मैंने ऐसा बताया। बाकी मुलाकात होती है क्लास में तो हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।